सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम कवर करेंगे यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 है। एंड इस चैप्टर में आपसे पूछे जाएंगे टोटल में कितने मार्क्स, 4 मार्क्स। क्लियर। नाउ अगर हम इस चैप्टर की बात करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि यहाँ से मेनली 4 मार्क्स से आपसे पूछे जाएंगे। या तो 3 मार्क का क्वेश्चन एक एंड एक एमसीक्यू, या तो 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या तो 2 मार्क का एक एंड एक मार्क के 2 क्वेश्चन। सो ये कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे रहेगा। एंड मैं आपको बता दूँ, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जो आपका न्यूमेरिकल है वो आपका कहीं ना कहीं इस चैप्टर से ज़रूर दिखेगा। क्लियर। एक न्यूमेरिकल आपका इस चैप्टर से ज़रूर दिखेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। साथ ही में यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। क्लियर। नाउ देखिए, अगर हम लास्ट 10 to 12 ईयर्स की बात करें, दिस इज लास्ट 10 to 12 ईयर्स में इससे क्या पूछा गया है, ये आपका निचोड़ है। क्लियर। सो ये टॉपिक्स आपसे पूछे गए हैं, इनका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो इसी टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर। अच्छा, देन अगर मैं आगे बात करूँ, यहाँ पे देखिए अगेन ये क्वेश्चंस भी आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में। सो सभी का आप ध्यान रखेंगे। एंड न्यूमेरिकल्स, क्या न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूँ, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो आएगी, वो इसके बाद आएगी। उसमें ऑलमोस्ट 10 to 15 न्यूमेरिकल्स हम प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व करेंगे, क्योंकि 6 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स हमने आपको कराए हैं लास्ट 10 to 12 ईयर्स के। एंड इस चैप्टर में ऑलमोस्ट लास्ट 10 to 12 ईयर्स में 10 to 15 न्यूमेरिकल्स आए हैं। हर एक न्यूमेरिकल को मैं उसी वीडियो में कराऊंगा, जो आपको इसके बाद मिलेगी, इस वन शॉट के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को। सो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन होता क्या है हमारे पास। बेसिकली जो हमारे पास स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर अल्फा पार्टिकल, इनको हम क्या बोलते हैं, मैटर। इन्हीं को हम बोलते हैं मैटर। अब ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है, जो हमारे पास मैटर होता है, क्लियर, ये ही हमें ड्यूअल नेचर शो करता है। क्लियर। यानी कि ये कभी मूव करता है, क्लियर, ये इस टाइप से मूव करता है कि ये शो करता है वेव प्रॉपर्टीज़। एंड कभी ये किन प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, कभी ये पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। क्लियर। कभी ये पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। क्लियर। अच्छा, जब भी ये मूव करे, क्लियर, जब भी ये मूव करे उस कंडीशन में वेव प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं। लाइक हमारे पास इंटरफेरेंस होती है, डिफ्रैक्शन होती है, इनको आप ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। अच्छा, जब ये रेस्ट पे होता है तो उस टाइम ये क्या शो करता है, यानी कि इन मोशन एंड रेस्ट, मोशन में वेव नेचर, रेस्ट पे सिंपली पार्टिकल नेचर। एंड पार्टिकल नेचर किन प्रॉपर्टीज़ से हम शो करते हैं, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह। क्लियर। सो यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको यहाँ पे जानना होगा। नेक्स्ट है बेसिकली यहाँ पे पहले आपको जानना होगा फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यू ऑल नो दैट हमारे पास एटम होता है, एटम के सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियर होता है, जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। एंड जो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास शेल्स होती हैं। एंड इन्हीं शेल्स में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ मूविंग फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, या फिर अगर एक और मटेरियल में इसके पास लाऊं, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ये जा सकते हैं। एंड बेसिकली हमने देखा है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है या फिर करंट जो प्रोड्यूस होती है, वो बेसिकली किन के कारण आती है, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। क्लियर। अब देखिए, अब अगर आपको किसी एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, अब आपको अगर किसी एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, सो आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर। उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, सो इस इलेक्ट्रॉन को आपको अगर बाहर निकालना है, दूसरे मटेरियल में लाना है, या फिर टोटली आपको बाहर लाना है, सो आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी होगी। सो यही हम बात करेंगे। क्लियर। यही हम बात करेंगे, इसी एनर्जी की हम बात करेंगे यहाँ पे। सो पहला टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, वर्क फंक्शन। क्लियर। वर्क फंक्शन, चाहे आप इसको डिनोट करो, क्लियर, फाई नोट से, चाहे आप इसको डिनोट करो फाई नोट से, या फिर डब्ल्यू नोट से, या फिर डब्ल्यू नोट से, ये हमारा कहलाता है वर्क फंक्शन। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, या फिर 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलिए वर्क फंक्शन हमारे पास होता क्या है। सो वर्क फंक्शन हमारे पास होती है मिनिमम इनर्जी। क्लियर। मिनिमम इनर्जी जो कि रिक्वायर होती है एक मेटल सरफेस के द्वारा, ताकि हम क्या करें, इजेक्ट कर पाएँ इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस से। क्लियर। इस सरफेस से हम क्या कर पाएँ, इस मेटल सरफेस से हम इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर पाएँ। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास है कोई मेटल यहाँ पे, एंड इस मेटल में मेरे पास क्या होंगे, इस मेटल में मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर। इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो मुझे क्या करनी है, अगर मुझे इससे मुझे इस मेटल
से मुझे इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, सो मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जी देनी होगी, क्लियर, कुछ एनर्जी देनी होगी। एंड एनर्जी मुझे कितनी देनी है, हम बोलते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी रिक्वायरमेंट है ताकि एक इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो जाए या फिर रिमूव हो जाए। एंड इस एनर्जी को हम बोलते हैं क्या, इसी एनर्जी को हम बोलते हैं कि हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। एंड इसी एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, इसी एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। एंड जो वर्क फंक्शन हमारे पास होता है वेरी इंपॉर्टेंट, किन चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, इट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, यानी कि इस मटेरियल या फिर इस मेटल की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या क्या हैं, या फिर इसकी नेचर ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड करेगा, किस टाइप की नेचर ऑफ सरफेस है इसकी। सो इन चीज़ों पे हमारा वर्क फंक्शन डिपेंड करेगा, क्लियर। एंड जो हमारे पास अलग अलग मेटल्स हैं इनका डिफरेंट वर्क फंक्शन हमारे पास होता है। फॉर एग्जांपल दो की मैं बात करूंगा, हमारे पास एक प्लेटिनम होता है, दूसरा सीजियम। अगर मैं सीजियम की बात करूं, सीजियम में हमारे पास लोवेस्ट वर्क फंक्शन होता है, इट इज़ ऑलमोस्ट 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड प्लेटिनम के लिए 6.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर। नाउ देयरफॉर जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है हमारे पास वर्क फंक्शन के लिए, जो एसआई यूनिट है इट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड आपके बोर्ड में ये भी पूछा जाता है, बोलिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है हमारे पास। सो द एनर्जी गेनड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ये हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ अब देखिए देयरफॉर यहाँ पे हमने देखा जो वर्क फंक्शन है इट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नेचर ऑफ इट्स सरफेस। देयरफॉर डिफरेंट मेटल जो हमारे पास होंगे उनका डिफरेंट वर्क फंक्शन होगा, अभी हमने देखा, क्लियर, डिफरेंट वर्क फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं दो मेटल्स मेरे पास हैं, क्लियर, इनका अलग अलग वर्क फंक्शन है। लेट ए का वर्क फंक्शन मेरे पास है, लेट कुछ भी मैं लूँगा, ए का वर्क फंक्शन मेरे पास है 5, क्लियर, ए का वर्क फंक्शन मेरे पास है 5, एंड दूसरे का जो वर्क फंक्शन मेरे पास है कितना, दूसरे का मेरे पास है 6। चलिए पहले आप इसी को देखिए, 5 वाले को, क्लियर, 5 वाले को देखिए। अब अगर मेरे पास लाइट इस प्रकार से आ रही है या फिर एनर्जी इस प्रकार से आ रही है, क्लियर, एंड जो एनर्जी आ रही है दैट इज लेट लेस देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या चलिए जूल में 5 जूल, क्लियर, 5 जूल मानते हैं हम यहाँ पे इसकी वर्क फंक्शन। अब अगर जो मैं एनर्जी दे रहा हूँ वो मैं लेस देन 5 जूल दे रहा हूँ, लेट मैं 1 जूल दे रहा हूँ, 2 जूल दे रहा हूँ, 3 जूल दे रहा हूँ, 4 जूल दे रहा हूँ, 4.5 दे रहा हूँ, 4.9, क्या इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? नो, इस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर आएगा, क्लियर। सो इस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। सो हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास वर्क फंक्शन होती है इससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही में देना होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 5 = 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर मेरे पास है वर्क फंक्शन कितना, 6 जूल। सो मुझे क्या करना, 6 से एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मुझे 6.01, क्लियर, 6.01 जूल देनी पड़ेगी या फिर 6.1 जूल देनी पड़ेगी, तब यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। सो इसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमें रिक्वायरमेंट होगी एक इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सरफेस से बाहर निकालना है, क्लियर, एक इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सरफेस से बाहर निकालना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब अगर यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे थे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर यहाँ पे 6 जूल वर्क फंक्शन, एंड मैंने इसको दिया 8 जूल, मैंने इसको दिया कितना, 8 जूल। सो होगा क्या, जो मैंने यहाँ पे एनर्जी दी कितनी दी, 8 जूल, इसमें ये जो एनर्जी होगी अब ये दो चीज़ों में खर्च होगी, एक तो यहाँ पे वर्क फंक्शन के लिए, दूसरा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करने में, उसको मोशन में लाने के लिए, यानी कि उसकी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी में। देयरफॉर जो रेस्ट एनर्जी होगी यहाँ पे 2 जूल, वो किस में कन्वर्ट होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क फंक्शन, क्लियर। नाउ आपके बोर्ड में इन क्वेश्चन को ऑलरेडी पूछा जा चुका है, क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलिए कितना होता है, ऑब्जेक्टिव काफ़ी बार आ चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक करोगे वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। सो बेसिकली जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हमारे पास, इट इज़ 1.6 × 10⁻⁹ जूल, क्लियर। एंड ये मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर जूल, ये बस आपको समझाने के लिए, क्लियर, क्योंकि हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेसिकली ये कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁷
10⁻⁻19 जूल। एंड ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, क्लियर, आपके बोर्ड में डायरेक्ट आ चुका है, डायरेक्ट वैल्यू आप याद रखेंगे। सिमिलरली 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बार बार पूछा जाता है इसको, MEV 1 MEV कितना, आपके बोर्ड में काफ़ी बार आ चुका है। सो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है इट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। इन दो वैल्यूज़ को डायरेक्ट आप याद रखेंगे, क्लियर, इन दो वैल्यूज़ को डायरेक्ट आप याद रखेंगे। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन होंगे मैनली उनको मैं अलग से कराऊंगा, बट ये क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन लिखिए, लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट ऑफ वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम is incident on two metals A and B, यह है एंगस्ट्रॉम यहाँ पे A and B ऑफ वर्क फंक्शन न्यूमेरिकल्स का काफ़ी ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में। ऑफ वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके CBSE में पूछा जा चुका है एंड अलग अलग एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, नीट में, JK CET में, इनमें ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्लियर। एंड आपके बोर्ड में भी आने के चांस हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आप न्यूमेरिकल ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, क्लियर। अच्छा, रेस्पेक्टिवली दी फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी emitted by वी नो दैट, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि लाइट के कारण ये निकलते हैं। सो द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड बाय, आपके पास ऑप्शंस दिए जाएंगे। सो या फिर अलग अलग, या फिर ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा, हु विल इमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मेटल A और मेटल B, या फिर दोनों मेटल, या फिर कोई नहीं यहाँ पे। सो इतना डेटा आपको गिवन है, आपको गिवन है लाइट ऑफ वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन टू मेटल्स। लेट मेरे पास एक मेटल है, मेटल A, एंड यहाँ पे मेरे पास है मेटल B। सो दोनों पे लाइट आ रही है, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा आपको गिवन है कितना, दोनों में सेम 3500 एंगस्ट्रॉम, क्लियर। सो एक का वर्क फंक्शन आपको दिया गया है, एक का वर्क फंक्शन आपको दिया गया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दूसरे का जो वर्क फंक्शन आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है 1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको ये बोलना है दोनों में से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स कौन यहाँ पे इजेक्ट करेगा। सो यहाँ पे है कॉन्सेप्ट किसका, वर्क फंक्शन का, क्लियर। यहाँ पे है कॉन्सेप्ट किसका, वर्क फंक्शन का। सो बेसिकली हमें चेक करनी है बेसिकली एनर्जी, यहाँ पे क्लियर, कितनी एनर्जी हमारी आ रही है। सो हमें यहाँ पे एनर्जी का चेक करनी है। एंड आगे जाकर आप देखोगे एनर्जी के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है E=hc/λ, क्लियर, E=hc/λ। H हमारे पास होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.64 इंटू 10⁻⁻34। C हमारे पास लाइट की वेलोसिटी कितना, 3 इंटू 10⁸8। अच्छा, लैम्डा किस में दिया है, एंगस्ट्रॉम्स में 3500, क्लियर। अच्छा, चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं एंगस्ट्रॉम्स में, क्लियर, मीटर्स में लाते हैं, या फिर ये बनेगा हमारा 10⁻⁻10, क्लियर, ये बनेगा हमारा 10⁻⁻10। अच्छा, दियरफॉर हम एनर्जी निकाल रहे हैं, दियरफॉर किस में आएगा, जूल में आएगी, क्लियर, जूल में आएगी, इसलिए हमने एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट किया, मीटर्स में। यहाँ पे दियरफॉर जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, क्लियर, जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे, अच्छा, पहले आपके पास निकलेगी एनर्जी टोटल में, क्लियर, पहले आपके पास यहाँ पे एनर्जी निकलेगी कि लाइट की एनर्जी कितनी आ रही है। जो लाइट है जिसकी वेवलेंथ हमें गिवन है 3500 एंगस्ट्रॉम, सो आपको बेसिकली निकलेगी कि इसके साथ एसोसिएट कितनी एनर्जी है यहाँ पे, क्लियर, इसके साथ एसोसिएट कितनी एनर्जी है यहाँ पे, क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखोगे, क्लियर, इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखोगे। सो फाइनली जब आप यहाँ पे अपने वैल्यूज़ को दोगे, क्लियर, फाइनली जब आप यहाँ पे अपने अच्छा, चलिए इसको हमें किस में भी कन्वर्ट करना है, अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करना है। अच्छा, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 5.69
इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये फिलहाल आपने एनर्जी निकाली, किस में निकाली आपने? जूल्स में, ये आपने जूल्स में निकाली। आपको किस में चाहिए? क्योंकि आपको जो वर्क फंक्शन दिए गए हैं वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दिए गए हैं, किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। सो देयरफॉर आपको इसको कन्वर्ट करना होगा। 5.69 इंटू 10⁻⁻19, ये आप एनर्जी निकाल रहे हो। अच्छा, इसको आप डिवाइड करोगे, अभी जो मैंने बोला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो डिवाइड बाय आप करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये किस में आएगा? ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। देयरफॉर जब आप इसको डिवाइड करोगे 10⁻⁻19 10⁻⁻19 फिनिश 5.69 डिवाइड बाई 1.6 जब आप करोगे आपका आंसर निकलेगा, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अलाउ है एग्जाम में, फिजिक्स में मॉडल पेपर पे लिखा हुआ है, बट सिंपल कैलकुलेटर। सो आपका जो आंसर निकलेगा दिस विल बी 3.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 3.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये एनर्जी आ रही है, देखिए देयरफॉर हमारी जो एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है? 3.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आप बोलिए देयरफॉर दोनों में से कौन यहाँ पे इमिट करेगा? दोनों में से कौन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगा या फिर इमिट करेगा? देखिए कौन करेगा। अभी हमने बोला मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, देयरफॉर इसकी एनर्जी कितनी? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम दे रहे हैं 3.55, नहीं इमिट होंगे इलेक्ट्रॉन्स। इसकी कितनी? 1.19, बिल्कुल इसमें इमिट होंगे इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? सो 3.55 में से 1.19 इसमें खर्च हो जाएगा एंड जो रिमेनिंग है वो काइनेटिक एनर्जी में खर्च हो जाएगा। क्लियर? सो देयरफॉर ओनली बी विल, इस कंडीशन में आपका आंसर रहता ओनली बी विल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? समझ में आया होगा। इस हिसाब से आपको अपना क्वेश्चन करना होता है। क्लियर? क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, एंड ये रहा, ऐसे आपको ये सॉल्व करना था। क्लियर? फिर आपको कंपेयर करना था। सो इस टाइप से आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन की, या फिर पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। देखिए इलेक्ट्रॉन इमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना किसी भी मेटल सरफेस से, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन इमिशन। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इमिशंस होते हैं, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, थर्मो आयोनिक इमिशन या फिर फील्ड इमिशन, बट हमें जानना है यहाँ पे किसको? खाली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को, यानी कि विद द हेल्प ऑफ लाइट जिसकी कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी, जब वो मेटल सरफेस पे पड़ेगी सो वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। डिपेंड करेगा किस पे भी, साथ में यहाँ पे वर्क फंक्शन पे भी। क्लियर? देयरफॉर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज ने, कब? 1887 में। अच्छा, एक्सप्लेन किसने किया? एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, काफ़ी बार इनको पूछा जा चुका है। क्लियर? सो पहली बार डिस्कवर किया हर्ट्ज ने, अच्छा एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने। क्लियर? नाउ देखिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या शो करता है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को या फिर पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर को। पहले ही मैंने आपको बोला मैटर जो हमारा है वो ड्यूअल नेचर को शो करता है। क्लियर? बट इसमें जो हमारा पार्टिकल ड्यूअल नेचर मतलब वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, बट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये किसको शो करता है? पार्टिकल नेचर को। वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय क्वांटम थ्योरी। अच्छा क्लियर? अच्छा, यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं लाइट को, क्या? लाइट कंसिस्टिंग ऑफ क्वांटा। क्लियर? क्वांटा मतलब जब भी एक फोटान ऑफ सर्टन एनर्जी फॉल करता है किस पे? ऑन सरफेस ऑफ मेटल, जो मेटल हमारे पास होता है इट स्टार्ट्स इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसी फिनोमेना को एंड इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि लाइट के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इजेक्ट हुए या फिर इमिट हुए। क्लियर? इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नाउ यहाँ पे आया कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देयरफॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है कोई मेटल। क्लियर? ये मेरे पास है कोई मेटल। सो जब भी इस मेटल पे लाइट किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की या फिर किसी सूटेबल वेवलेंथ की, क्योंकि हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लाएंगे फिर E=H/nu, या फिर अभी हमने देखा, देखिए हमारे पास होती है एनर्जी किसमें? E=H/nu यानी कि फ्रीक्वेंसी, या फिर अभी हमने देखा E=hc/λ। क्लियर? सो लैम्बडा होगी हमारे पास कुछ लाइट की, या फिर हमारी जो लाइट आएगी इसकी कुछ वेवलेंथ होगी या फिर कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। सो हम उसको देखेंगे फिर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। क्लियर? सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? जब लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी किसी मेटल सरफेस पे पड़ती है। क्लियर? अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स गेट इनफ एनर्जी
जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे दे गेट इनफ एनर्जी एंड गेट इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाते हैं। एंड इस टाइप के इमेजन को हम फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन बोलते हैं। क्लियर, इसी टाइप के इमेजन को हम फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन बोलते हैं। अच्छा, होता क्या है यहाँ पे बेसिकली, जो लाइट एनर्जी आ रही है, क्लियर, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है सो हम बोलते हैं वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होती है, या फिर यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे कौन सी एनर्जी आई, लाइट एनर्जी आई। इसका कन्वर्जन किस में हुआ, इसका कन्वर्जन हुआ इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी कि लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एंड जो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुई, क्लियर, जो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगी उसी करंट को हम बोलते हैं फोटो करंट। क्लियर, इसी करंट को हम बोलते हैं फोटो करंट, यानी कि लाइट के कारण। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इजेक्ट होंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, अलग अलग डेफिनेशन हिसाब से पूछी जाती है। अच्छा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है हमारे पास, दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ड्यू टू फोटॉन्स। एंड फोटॉन जो हमारे पास होता है, एक फोटॉन या फिर फोटॉन की बेसिक डेफिनेशन हमारे पास है पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी कि फोटॉन हमारे पास होता है पैकेट ऑफ एनर्जी। अच्छा, एंड जो ईच फोटॉन हमारे पास होता है, ईच फोटॉन हैज़ अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय, यानी कि ईच फोटॉन जो हमारे पास होगा उसकी हमारी डेफिनेट एनर्जी होती है। एंड दिस कैन बी गिवन बाय एच न्यू, या फिर हमारे पास ट्वाइस एच न्यू, या फिर थ्राइस एच न्यू, सो ऑन। यानी कि इस टाइप से हमारे पास फोटॉन के साथ क्या होती है, फोटॉन के साथ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, एच न्यू, ट्वाइस एच न्यू, थ्राइस एच न्यू। एंड ये भी याद रखिएगा, दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वन फोटॉन कैन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन ओनली, यानी कि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सो ये हमारे पास होता है बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि जब भी हमारे पास लाइट एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की या फिर सूटेबल वेवलेंथ की किसी मेटल सरफेस पे पड़ती है, सो मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे स्टार्ट मूविंग, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजेक्ट हो जाते हैं बाहर। क्लियर, एंड इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। एंड जो यहाँ पे लाइट एनर्जी आ रही थी वो किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। देयरफॉर जो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होती है, इस करंट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो करंट क्या हम बोलते हैं, फोटो करंट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास क्या होता है। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के लिए आपको क्या रिक्वायर होगा, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एक वैक्यूम चैम्बर रिक्वायर होगा, आपको एक वैक्यूम चैम्बर यहाँ पे रिक्वायर होगा। क्लियर, साथ ही में एक सर्किट यहाँ पे रिक्वायर होगा। क्लियर, साथ ही में एक सर्किट यहाँ पे रिक्वायर होगा। क्लियर, इस सर्किट में आपको एक हाई टेंशन बैटरी की नीड होगी, साथ में वोल्ट मीटर एंड एमीटर की नीड होगी यहाँ पे। क्लियर, यानी कि एसी सोर्स यहाँ पे लगा हुआ होगा। क्लियर, एंड यहाँ पे हमारे पास जो मेटल है, लेट इसके दो प्लेट्स हैं यहाँ पे। क्लियर, ये है एक प्लेट, ये है दूसरा प्लेट यहाँ पे। क्लियर, ये है एक प्लेट, ये है दूसरा प्लेट। एंड ये जो आपको दिख रहा है, ये साइड प्लेट का, इसको हम बोलेंगे लेट ये है कैथोड हमारा। क्लियर, लेट ये है हमारा कैथोड। क्लियर, लेट ये क्या हमारा कैथोड। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ये हमारा कैथोड। एंड कैथोड जो हमारा होता है इट इज़ बेसिकली इमिटर। क्लियर, ये हमारे पास क्या होता है, इमिटर, यानी कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। क्लियर, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। एंड ये वाला जो हमारे पास प्लेट होता है, लेट ये है एनोड। एनोड, सो देयरफॉर इसको हम बोलेंगे कलेक्टर प्लेट। क्लियर, इसको हम बोलेंगे कलेक्टर प्लेट। ये वाला प्लेट जो आपको दिख रहा है दिस इज इमिटर प्लेट, यानी कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एंड कहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे कलेक्टर प्लेट पे। क्लियर, यहाँ पे कलेक्टर प्लेट पे, यानी कि एनोड पे। क्लियर, यानी कहाँ पे, एनोड पे। क्लियर, नाउ देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इट कॉन्सिस्ट ऑफ, देखिए executed tube consisting of photosensitive plate which is cathode। क्लियर, photosensitive plate which is cathode, यानी कि emitter हमारा। साथ ही में हमारे पास एनोड जो कि हमारे पास क्या है, कलेक्टर। एंड ऊपर यहाँ पे एक विंडो प्रोवाइड किया गया है, जहाँ से आपको दिख रहा है फिगर में ही लाइट आ रही है हमारे पास। लाइट किसी सूटेबल फ्रिक्वेंसी की आ रही है। क्लियर, लाइट हमारे पास किसी सूटेबल फ्रिक्वेंसी की आ रही है। देखिए, अ फोटोसेंसिटिव विंडो इज प्रोवाइडेड एट टॉप विच विल अलाउ लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी टू पास थ्रू इट। क्लियर, अच्छा, जो हमारे पास एनोड होता है, एनोड को हम डिजायर्ड पोटेंशियल दे सकते हैं, यानी कि एनोड जो है हमारे पास है उसको हम डिजायर्ड पोटेंशियल दे सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू कैथोड। क्लियर, विद रेस्पेक्ट टू कैथोड। एंड जो हमारे पास ओवरऑल अरेंजमेंट है ये किसके साथ कनेक्टेड है, हाई टेंशन बैटरी, वोल्ट मीटर, एंड साथ ही में हमारे पास एक माइक्रो एमीटर या फिर एमीटर भी लगा हुआ है। क्लियर, नाउ देखिए, सो ये है एक्सपेरिमेंट का सेटअप। नाउ थ्योरी,
व्हेन द लाइट, जब हमारे पास ऊपर से जो हमारे पास विंडो ऊपर है फोटो सेंसिटिव विंडो, जब वहाँ से लाइट क्लियर या फिर यूवी रेडिएशंस क्लियर जिनकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन कैथोड, जब ये लाइट किस पे आती है, हमारे कैथोड पे आती है, जब ये लाइट हमारे कैथोड पे आती है क्लियर, जब ये लाइट हमारे कैथोड पे आती है, अच्छा द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, ये कैथोड ये एनोड, ये है कैथोड हमारा, ये है एनोड हमारा क्लियर। सो ऊपर से लाइट आई किस पे, कैथोड पे, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर इजेक्टेड क्लियर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे एंड गेट एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स एनोड, यानी कि किधर की ओर जाएंगे, एनोड की ओर जाएंगे, दस प्रोड्यूसिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्लियर। सो ये हमारे पास होता है बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुई क्लियर। नाउ फैक्टर्स इफेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर, एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क का क्वेश्चन 2 मार्क का क्वेश्चन कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे पास इफेक्ट करते हैं किसको, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को। 3 फैक्टर्स हैं, पहला यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्लियर, जो लाइट आ रही थी उसकी इंटेंसिटी क्या है, दूसरी लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, तीसरा एनोड पोटेंशियल, क्योंकि अभी हमने बोला जो एनोड हमारे पास है उसको हम डिजायर्ड पोटेंशियल दे सकते हैं क्लियर, देयरफॉर एनोड पोटेंशियल पे भी डिपेंड करेगा, देयरफॉर एनोड पोटेंशियल पे भी डिपेंड करेगा। सो नाउ पहला फैक्टर इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्लियर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारे पास इंटेंसिटी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि फॉर एग्जांपल एक साइड से मैं यहाँ से मैं लूँगा करंट आई क्लियर, करंट आई एंड यहाँ से मैं लूँगा स्मॉल आई, दिस इज इंटेंसिटी, स्मॉल आई किसको मैं डिनोट करूँगा, इंटेंसिटी को क्लियर, एक साइड से करंट दूसरे साइड से इंटेंसिटी, करंट कौन सी, फोटो करंट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, देयरफॉर इनके बीच जो ग्राफ बनता है वो हमारे पास कुछ यूँ बनता है, ग्राफ्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर क्लियर। इसका मतलब ये हुआ जितनी इंटेंसिटी लाइट की होगी क्लियर, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़ेगी क्लियर। अच्छा विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता क्या है बेसिकली, जो फोटान्स होंगे नंबर ऑफ फोटान्स इंक्रीज, यानी कि नंबर ऑफ फोटान्स ज़्यादा इंक्रीज होंगे। अच्छा बट ये याद रखिएगा एनर्जी हर एक फोटान की कांस्टेंट होती है या फिर सेम। अच्छा जब नंबर ऑफ फोटान्स बढ़े सो होगा क्या, होगा क्या यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, अच्छा विच इन टर्न जिसके कारण क्या होगा हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी। सो हमारे पास किन का नंबर बढ़ेगा, फोटॉन्स का, या फिर हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा। जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा सो खुद ही हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़ जाएगी। सो इनके बीच जो रिलेशन है इट इज़ डायरेक्ट रिलेशन एंड ग्राफ ऐसे आप बनाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी क्लियर, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट किसके ऊपर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। अभी हम देख रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। देखिए अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, with increase in frequency very important, with increase in frequency energy of electron increases, यानी कि फ्रीक्वेंसी के कारण, क्योंकि हम वी नो दैट जो एनर्जी हमारे पास होती है दैट इज एच न्यू क्लियर, अभी हमने देखा ई इज कॉल्ड एच न्यू क्लियर, ई इज कॉल्ड एच न्यू, देयरफॉर विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम, बट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं वो सेम रहते हैं क्लियर, वो हमारे पास सेम रहते हैं। सो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, ई इज इक्वल टू एच न्यू, या फिर आप इस को ऐसे भी लिख सकते हो ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमड़ा भी क्लियर, इस इक्वेशन का भी आप यूज़ कर सकते हो जैसे हमने न्यूमेरिकल में किया, क्योंकि न्यू जो हमारे पास होता है इट इज़ बेसिकली सी अपॉन लेमड़ा क्लियर, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा, वे हाँ रे ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा होगा। नाउ एनोड पोटेंशियल, बात करेंगे हम एनोड पोटेंशियल की क्लियर। एनोड पोटेंशियल देखिए अगर मैं एनोड पोटेंशियल की बात करूं, अच्छा एनोड पोटेंशियल का आपको बिहेवियर स्टडी करने के लिए आपको 2 अदर पैरामीटर्स यानी कि जो जिनको हमने अभी स्टडी किया है, यानी कि पहला पैरामीटर यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। आपको इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करना पड़ेगा क्लियर, आपको इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करना पड़ेगा। नाउ देखिए एनोड पोटेंशियल क्लियर, बात कर रहे हैं हम एनोड पोटेंशियल की, कैथोड पोटेंशियल की नहीं, एनोड पोटेंशियल। यहाँ पे हमारा कैथोड था एंड यहाँ पे हमारा एनोड था क्लियर, एक साइड से कैथोड दूसरी साइड से एनोड। अच्छा ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल एट एनोड
क्लियर, यानी कि एनोड जो हमारे पास है इस पे हम क्या बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज हो जाती है एंड रीचेस द पीक वैल्यू कॉल्ड सैचुरेशन करंट, एंड एक पीक वैल्यू पे जाती है। फॉर एग्जांपल लेट कैथोड पे मेरे पास है पोटेंशियल कितना, -10 वोल्ट, क्लियर, -10 वोल्ट, एंड यहाँ पे है 0 वोल्ट, क्लियर, एंड यहाँ पे है 0 वोल्ट। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ एनोड पे, 1, क्लियर, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्लियर, मैं बढ़ा रहा हूँ, क्लियर, यहाँ पे मैं बढ़ा रहा हूँ। सो देखिए एनोड पे हमें चेंज करना है। नाउ ये बोल रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल एट एनोड, यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने के कारण, पॉजिटिव पोटेंशियल एनोड पे बढ़ाने के कारण क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारी इंक्रीज हो जाती है, क्लियर, इंक्रीज हो जाती है एंड रीचेस दी पीक वैल्यू, रीचेस दी पीक वैल्यू। इसको यहाँ पे ऐसे समझाऊंगा, पहले अलग से ग्राफ को, फिर एक ही में समझाएंगे दोनों को, क्लियर। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है पोटेंशियल, बट कौन सा पोटेंशियल हम ले रहे हैं, एनोड का, एंड ये बनेगा पॉजिटिव वाला, यानी कि यहाँ से हम पोटेंशियल देख रहे हैं, बट कौन सा, पॉजिटिव पोटेंशियल, एंड यहाँ से हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट देख रहे हैं, यहाँ से हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट देख रहे हैं। ये बोलता है कि द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस एंड रीचेस द पीक वैल्यू, क्लियर, हमारे पास ऐसे ऐसे बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होती है, इस पार्ट में ऐसे इंक्रीज होती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एंड रीच करती है पीक वैल्यू को, रीच करती है पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू को, एंड जिसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। एंड जब ये पीक वैल्यू को रीच करती है, लेट ये इसका पीक वैल्यू है यहाँ पे, क्लियर, ये इसका पीक वैल्यू है, उसके बाद ये जिस पीक वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इस पीक वैल्यू को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एट सैचुरेशन करंट ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बाय द इमिटर एंड आर इमीडिएटली कलेक्टेड एट एनोड। सो इस सैचुरेशन करंट पे क्या होता है, जो कि एक कांस्टेंट करंट बनती है फिर, या फिर पीक वैल्यू बनता है, इस पे क्या होता है, फिर जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, दे आर इमिटेड बाय इमिटर। जो हमारे पास इमिटर है, इमिटर हमारे पास कौन था, इमिटर हमारे पास बेसिकली कौन था, कैथोड, क्लियर, दे आर इमिटेड बाय इमिटर, यानी कि यहाँ से निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे, कैथोड से निकलेंगे, क्लियर, जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कलेक्टर पे आएंगे, यानी कि एनोड पे आएंगे। सो दिस इज इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने का इफेक्ट, क्लियर, पॉजिटिव पोटेंशियल कहाँ पे, एनोड पे, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने का इफेक्ट है। सो ऐसे हमारा ग्राफ बनेगा, एंड ये जो करंट कॉन्स्टेंट करंट बनेगी, अब इसको हम बोलेंगे सैचुरेशन करंट, यही मैक्सिमम होगी यहाँ पे, क्लियर। नाउ अब देखिए ऑन इंक्रीजिंग द नेगेटिव पोटेंशियल, बट कहाँ पे, एनोड पे ही नेगेटिव पोटेंशियल, यानी कि ये हमारा कैथोड, क्लियर, एंड ये हमारा एनोड। अब एनोड पे हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये था हमारा -10, क्लियर, सो इसका था 0 नेगेटिव पोटेंशियल, इसको हम बनाएंगे -1, -2, सो ऑन, कहाँ तक, -10 तक। देखिए -10 ये भी, -10 ये भी, क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे क्रिएट होगा, देखिए देयरफॉर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, -10 -10, सो ये बनेगा -10 + 10, यहाँ पे दिस विल बी 0, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। सो इस पे जो करंट होगी वो स्टॉप होगी, क्लियर, यानी कि करंट यहाँ पे स्टॉप करेगी, करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगी, एंड इस टाइप के फ्लो को हम बोलते हैं स्टॉपिंग, इस टाइप के पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा देखिए पहले हमने क्या किया, पहले हम क्या करेंगे, ऑन इंक्रीजिंग दी नेगेटिव पोटेंशियल एट एनोड, देखिए नेगेटिव पोटेंशियल मैंने बढ़ाया, -1, -2, -3, दी फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस, क्लियर आपको दिख रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, डिक्रीज, एंड ये बनेगी 0, बिकम 0 एट पोटेंशियल V0, किसी पोटेंशियल V0 पे, एंड इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जहाँ पे हमारी करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज नाउ 0, एंड इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जहाँ पे हमारी करंट फ्लो नहीं होगी। एंड जब से हमने नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया एनोड पे, सो हुआ क्या, देखिए ऐसे हम ग्राफ हमारा, ये है नेगेटिव पोटेंशियल, ये है नेगेटिव पोटेंशियल, ऊपर हमने देखा था पॉजिटिव पोटेंशियल,
अब नेगेटिव पोटेंशियल को देखते हैं, ये हमारी करंट। सो जैसे ही हमने क्या किया, इस साइड में हम क्या बढ़ाएंगे, नेगेटिव पोटेंशियल। जैसे ही हमने नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया, हमारी जो करंट की वैल्यू है वो कम 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 हुई, एंड एक टाइम ऐसा आया पोटेंशियल का, यानी कि इतने पोटेंशियल पे क्या हुआ, इतने पोटेंशियल पे हमारी जो करंट है वो ज़ीरो हुई, एंड इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। इसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ दोनों का कंबाइन ग्राफ बनाते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोनों का कंबाइन ग्राफ बनाते हैं। नाउ ऐसे क्लियर, एक साइड से एक ये है पोटेंशियल हमारा, या फिर एनोड पोटेंशियल बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, ये है हमारा पोटेंशियल। इस साइड से हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे आप लिखेंगे V, यहाँ से हमारी करंट I। अच्छा, इस साइड से हमारा नेगेटिव पोटेंशियल। क्लियर। नाउ देखिए हो क्या रहा था, जब हम एनोड पे, ये है एनोड वाला पोटेंशियल, ये है एनोड वाला, जब हम एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे थे, हो क्या रहा था, करंट पहले बढ़ रही थी एंड एक पीक वैल्यू को अचीव कर रही थी, उसके बाद करंट कांस्टेंट रहती है, उसके बाद करंट कांस्टेंट रहती है। क्लियर। नाउ जब हम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे थे एनोड पे, करंट हमारी कम 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 हो रही है, एंड एक टाइम पे ये बिल्कुल हमारे पास क्या होती है, एक टाइम पे हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, बिल्कुल हमारे पास क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। क्लियर। सो इस टाइप से आप यहाँ पे अपना ग्राफ बनाएंगे। क्लियर। सो ऐसे आप अपना ग्राफ बनाएंगे। क्लियर। एंड इस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, इस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर। इस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट बोलते हैं। लिखिएगा, इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर। एंड जो ये हमारे पास मैक्सिमम करंट आई ना, इसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्लियर। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, यानी कि यहाँ से ये जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आई। क्लियर। सो ये ग्राफ आप बनाएंगे। क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। नाउ स्टॉपिंग पोटेंशियल, देयरफॉर यहाँ पे टर्म आई हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, समझ में आया होगा आपको। स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर इसको कट ऑफ पोटेंशियल भी बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज़ द कट ऑफ पोटेंशियल। अच्छा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल। इट इज़ दैट पोटेंशियल एट विच द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप मूविंग। क्लियर। यानी कि इस पोटेंशियल पे अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, स्टॉप मूविंग, यानी कि करंट क्या होगी हमारी, करंट हमारी जीरो होगी। यानी कि करंट हमारी यहाँ से देखिए, करंट हमारी डिक्रीज हो रही थी, एंड इस पॉइंट पे जीरो आई। क्लियर। इस पॉइंट पे हमारी करंट जीरो आई। अच्छा, क्या बोल रहा है। अच्छा देखिए, the potential at which ejected photoelectrons stop moving across the plates, that is photoelectric current between the plates falls to zero। photoelectric current plates के बीच कितनी बनी, जीरो बनी, and the energy of potential decrease, and the energy of potential, अच्छा, and the energy of potential, क्लियर, and the energy of potential becomes equal to the kinetic energy। and इस पॉइंट पे जो एनर्जी होगी पोटेंशियल की, वो किसके बराबर बनती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर और फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के बराबर। देयरफॉर आई कैन राइट, जो मेरे पास यहाँ पे देखिए, जो मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट होगा। वी नो दैट पोटेंशियल हमारे पास होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बट यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और अगर मैं यहाँ से वर्क डन निकालूँ, वर्क डन किसके बराबर निकलेगा, चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, और यही हमारा बनेगा एनर्जी। अच्छा, एनर्जी ऑफ पोटेंशियल, इसी को मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एनर्जी ऑफ पोटेंशियल यू, ये किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा ई वी नॉट के बराबर, ये बनेगा मेरा ई वी नॉट के बराबर। और जो मेरा ई वी नॉट है, आई कैन राइट, जो मेरा ई वी नॉट है, आई कैन राइट इट एज, ये क्या बनेगा मेरा, यही मेरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स बनेगा। और इसी को मैं बोलूँगा ये मेरा 1/2 ऑफ एम वी। क्लियर। 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर, बट वी मेरा मैक्स यहाँ पे बना, वी मेरा यहाँ पे मैक्स बना। क्लियर। यानी कि मेरे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, एट स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है, जो एनर्जी होती है पोटेंशियल की, दैट बिकम्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दैट बिकम्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दैट बिकम्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। काइनेटिक एनर्जी, बट कौन सी काइनेटिक एनर्जी, अ फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि वी मैक्स। अगर वी मैक्स, देयरफॉर के मैक्स, यहाँ पे देयरफॉर के मैक्स। सो ये आप याद रखेंगे, ये डेरिवेशन भी आप थोड़ी बहुत अपनी कॉपी में लिखोगे, मे भी आपसे पूछी जाए। एंड यहाँ से आपसे पूछा जाता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन।
स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपसे यहाँ से पूछा जाता है, क्लियर, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो सिंपली हमारे पास ई वी नॉट जो है इट इज़ इक्वल टू 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। सो वी निकालिए, वी निकालना होगा आपको, ये वाला वी। जब आप यहाँ से वी स्क्वायर निकालोगे, वी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ये आएगा 2 इंटू ई वी नॉट डिवाइड बाई एम, 2 इंटू ई वी नॉट डिवाइड बाई एम, ये हमारे पास से आएगी, ये हमारे पास वी स्क्वायर आएगी। सो यहाँ से आप वी निकाल सकते हो, वी विल बिकम इक्वल टू √2 ई वी बाई एम, क्लियर। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हो गया हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, इन शॉर्ट जहाँ पे हमारी करंट स्टॉप हो जाती है, क्लियर। एंड जितनी भी हमारी एनर्जी होती है पोटेंशियल पे, वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है हमारी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्लियर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नाउ वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्लियर। अब देखिए, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल जब भी आपको स्टडी करना होगा, आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना होगा, क्लियर, आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना होगा, क्लियर। अगर आप वेरिएशन देखेंगे विथ इंटेंसिटी, अगर आप वेरिएशन देखेंगे विद इंटेंसिटी, क्लियर, अगर आप वेरिएशन देखेंगे विद इंटेंसिटी, उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, जो फ्रीक्वेंसी न्यू है उसको आपको कांस्टेंट लेना होगा, आपको फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट लेनी होगी, क्लियर। इस कंडीशन में आपको फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट लेनी होगी। अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी ग्राफ आपसे पूछा जाता है या फिर वैल्यूज़। देखिए, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फॉर 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटीज, क्लियर, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज केप्ट कांस्टेंट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा पोटेंशियल, यहाँ पे दिस इज आर पोटेंशियल, यानी कि एनोड पोटेंशियल हमारा, क्लियर, ये हमारा पोटेंशियल। अच्छा, यहाँ से हमारी करंट, इनको हम आई वी ग्राफ्स भी बोलते हैं, ये हमारी करंट यहाँ से आई, क्लियर, ये हमारी करंट यहाँ से आई। हम क्या कर रहे हैं, हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं एंड फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख रहे हैं, क्लियर, इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख रहे हैं। अब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखने का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो हमारे कलर्स होते हैं, लाइट के कलर्स होते हैं, दे आर सेम, क्लियर, दे आर सेम, यानी कि यहाँ पे हम एक ही कलर यूज़ करेंगे, क्लियर। वी नो दैट वी हैव विबगायर, VIBGYOR, जो विजिबल लाइट हमारे पास होती है विबगायर, इसमें से लट कोई एक सा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, वायलेट, इंडिगो, क्लियर, एक ही हम यूज़ करेंगे। यही होता है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखना, क्लियर। फ्रीक्वेंसी हम कांस्टेंट रखेंगे, इंटेंसिटी को चेंज करेंगे, क्लियर। इंटेंसिटी मतलब होता है हमारे पास बेसिकली ब्राइटनेस, ब्राइटनेस को हम चेंज करेंगे, ब्राइटनेस को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे यहाँ पे। सो हमने बोला पहले जो हमारी इंटेंसिटी है इट इज़ I1 एंड I1 है लेस देन I2, क्लियर, I1 है लेस देन I2, फिर I3 I2 I3, यानी कि I3 हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा। देखिए इसका वेरिएशन कैसे होता है हमारे पास, इसका जो वेरिएशन होता है ये कैसे होता है हमारे पास, देखिए इसका वेरिएशन हमारे पास कैसे होता है। दिस इज I1 इंटेंसिटी, क्लियर, I1 इंटेंसिटी, दिस इज I2 इंटेंसिटी, क्योंकि हम इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, एंड दिस इज I3, क्लियर। सो इस टाइप से आपका ग्राफ बनेगा। अब देखिए ग्राफ से आपको यहाँ पे क्या समझ आ रहा है, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल V0, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। ग्राफ से आपको ये समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है, जितनी हम यहाँ पे जितनी हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, सो हमारी जो करंट है वो बढ़ रही है, बट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम रह रहा है, क्लियर। जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम रह रहा है। देखिए करंट पहले इस पे करंट इतनी, क्लियर, इस पे करंट इतनी, इस पे करंट इतनी, इस पे करंट मैक्सिमम इतनी। सो करंट हमारी बढ़ रही है बट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हमारा सेम रह रहा है। दिस इज वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ इंटेंसिटी। सो ग्राफ बनाइए अच्छे से, क्लियर, ग्राफ बनाइए अच्छे से एंड इसको नोट डाउन करिए। सो आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया, यानी कि आपने लट किसी एक पर्टिकुलर कलर को यूज़ किया, वायलेट को या फिर इंडिगो, किसी को एक पर्टिकुलर कलर को आपने यूज़ किया, बट जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम रखी, यानी कि कलर सेम रखा, बट इंटेंसिटी आपने बढ़ाई, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस आपने यहाँ पे बढ़ाई। सो इस पर क्या हुआ, इस पर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ
करंट जो है, करंट में चेंज आई, करंट हमारी बढ़ी बट हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहा। सो यही आप लिखोगे, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार आ चुका है, क्लियर, काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ चुका है। सो विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस। सैचुरेशन करंट क्या हुई, इंक्रीज हुई, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यूज थे वो बढ़े बढ़े, क्लियर, वो बढ़े। अच्छा, ये इनको नाम देंगे आप स्मॉल आई, ये है इंटेंसिटीज I1, क्योंकि इंटेंसिटी को हम डिनोट करेंगे स्मॉल आई से एंड करंट को कैपिटल आई से। सो स्मॉल I1, स्मॉल I2, स्मॉल I3, क्लियर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। सो with increase in intensity of light saturation current increase but stopping potential remain same because energy, क्योंकि देखिए बेसिकली हुआ क्या, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या है, कांस्टेंट हमारे पास, क्लियर। सो ये ध्यान में रखिएगा, ये लाइंस एंड ये ग्राफ ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फ्रीक्वेंसी के साथ देखते हैं वेरिएशन। नाउ फ्रीक्वेंसी के साथ देखते हैं वेरिएशन। अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, देयरफॉर इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इंटेंसिटी को सेम लेंगे। नाउ इंटेंसिटी आई को हम क्या लेते हैं, सेम या फिर कांस्टेंट। इंटेंसिटी आई को हम लेते हैं सेम या कांस्टेंट, एंड फ्रीक्वेंसी अलग, मतलब जो VIBGYOR है, यानी कि हमारे पास अलग अलग कलर्स हम यूज़ करेंगे, हम अलग अलग कलर्स की लाइट यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्लियर। सो देखिए इस पे क्या होता है, बेसिकली ग्राफ से दिखाते हैं आपको। ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देखिए ये है हमारा पोटेंशियल, यानी कि वही इनोड वाला पोटेंशियल, एंड ये हमारी लाइट, ये हमारी करंट, क्लियर, ये हमारी करंट। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, क्लियर, यहाँ पे होता क्या है। सो हमने क्या किया इस बार हमने द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फॉर 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, क्लियर, 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, यानी कि हम इस बार फ्रीक्वेंसीज बढ़ा रहे हैं। लेट न्यू 3 इज ग्रेटर देन न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1, यानी कि न्यू हम डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, बट द इंटेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट, इंटेंसिटी हमने कांस्टेंट रखी। नाउ देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या होता है, ग्राफ पे ध्यान दीजिए, ऊपर वाला ग्राफ, बिल्कुल नीचे वाले ग्राफ पे ध्यान दीजिए। देखिए क्या होता है बेसिकली यहाँ पे, ऐसे थोड़ा, हाँ ऐसे बनाइएगा, बिल्कुल। ये है जब हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी न्यू 1 यूज़ की, क्लियर, फ्रीक्वेंसी न्यू 1 यूज़ की, फिर जब हमने न्यू 2 फ्रीक्वेंसी यूज़ की, जब हमने न्यू 2 फ्रीक्वेंसी यूज़ की, दिस इज न्यू 2 फ्रीक्वेंसी, जब हमने फिर और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई न्यू 3, ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, क्लियर। ये है न्यू 3 फ्रीक्वेंसी, ये है न्यू 3 फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया। सो देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे एंड इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखने पे हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिकली आपको दिख रहा है जो हमारे पास सैचुरेशन करंट है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू करंट का, दिस इज सैचुरेशन करंट, क्लियर, दिस इज सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट यहाँ पे हमारे पास सेम रह रही है, यानी कि करंट का मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास सेम रह रहा है, बट जो पोटेंशियल हमारा है, पोटेंशियल हमारा यहाँ से बढ़ रहा है, क्लियर, पोटेंशियल हमारा यहाँ से बढ़ रहा है। अगर मैं इसको नाम दूँ V01, यानी कि पोटेंशियल 1, दिस इज V02 एंड दिस इज V03, यानी कि इन पॉइंट्स को, क्लियर, इन अलग अलग पॉइंट्स को मैं अलग अलग नाम दूँ, दिस इज V03, दिस इज V02, V03। सो मैं क्लियरली यहाँ पे बोल पाऊँगा पोटेंशियल एट 3 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल 2 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल 1। इसका मतलब ये हुआ विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा बढ़ जाता है, क्लियरली आपको दिख रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा बढ़ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा बढ़ रहा है, बट सैचुरेशन करंट रिमेन सेम, बट सैचुरेशन करंट रिमेन सेम। आई होप आपको ये वेरिएशन समझ में आया होगा, दिस इज फॉर फ्रीक्वेंसी, क्लियर। सो ये है इंटेंसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर
अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है, अब देखेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन, यानी कि वो वैल्यू हमारे पास, वो मिनिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी का जिसके नीचे कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वी नो दैट। अच्छा, Therefore आई कैन राइट एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो मेरे पास एनर्जी होती है, हमारे पास एनर्जी होती है, ई इज कॉल्ड एच न्यू। आई कैन राइट इट एज एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है यहाँ पे, न्यू नॉट हमारे पास है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट मेरे पास है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्लियर। ई इज इक्वल टू एच न्यू, क्लियर, ई इज इक्वल टू एच न्यू। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल भाषा में अगर ये मेरे पास कोई मेटल है एंड इसका जो वर्क फंक्शन है लेट मेरे पास कितना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका जो वर्क फंक्शन है मेरे पास वो है कितना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेट मैं इस पर क्या दे रहा हूँ, इस पर मैं पहले 2 जूल ऑफ एनर्जी दे रहा हूँ, या फिर इसको हम जूल में बोलिए, चलिए आप जूल में बोलिए 5 जूल, क्योंकि लेट मैं बोल रहा हूँ, लेट, क्योंकि वी नो दैट हमारे पास जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच रिलेशन क्या है उसको आप छोड़िए, बस आपको समझाने के लिए। सो मैं यहाँ पे 2 जूल दे रहा हूँ, इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है इट इज़ 5 जूल। सो मैं 2 जूल दे रहा हूँ, क्या यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन होगा, नहीं होगा, क्लियर। सो मैं 3 दे रहा हूँ, क्या होगा, नहीं होगा, जब तक ना मैं इसके बराबर आऊँ, जब तक ना मैं यहाँ पे 5 के बराबर आऊँ, क्लियर, जब तक ना मैं 5 के बराबर यहाँ पे आऊँ। सो इट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो क्योंकि हमारे पास लाइट के साथ कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच देयर विल इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन, यानी कि जिसके नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन हमारे पास नहीं होगा, यही कहलाता है हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, देयरफॉर ई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, और आई कैन राइट जो मेरे पास एनर्जी है दिस इज इक्वल टू किसके बराबर, वर्क फंक्शन के बराबर, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, क्लियर। एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैं लिख सकता हूँ वर्क फंक्शन जो मेरे पास है इट इज़ एच न्यू नॉट एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी है लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन ओकर करेगा, नो। यहाँ पे आप लिखोगे नो फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन, इसी हिसाब से आपसे ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं। इफ़ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन ओकर करेगा, बिल्कुल, यस, फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन विल ओकर, ऐसे आप लिखेंगे, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सो मैंने लिखा यहाँ पे जो फाई नॉट है मेरे पास इट इज़ एच न्यू नॉट, और आल्सो आई कैन राइट जो मेरे पास फाई नॉट है, क्लियर, यानी कि वर्क फंक्शन, इसको मैं लिख सकता हूँ ना एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट, फिर क्लियर। अगर मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है, अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, देयरफॉर वेवलेंथ क्या बनेगी मेरे पास, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसकी भी हम आगे बात करेंगे। देयरफॉर जो वेवलेंथ मेरे पास क्या बनेगी, मेरे पास वेवलेंथ भी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बनेगी। एंड देखिए वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बीच क्या रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच जब हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करेंगे वहाँ पे हम बोलेंगे अबो विच, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में गलती नहीं करिएगा, यहाँ पे हम बोलेंगे बिलो विच, वहाँ पे हम बोलेंगे अबो विच, क्योंकि इनके बीच जो रिलेशन है इट इज़ इनवर्स। सो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, यानी कि डिफरेंट मटेरियल जो हमारे पास होंगे उनके लिए हमारे पास जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है इट इज़ डिफरेंट, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है, क्लियर। अच्छा, देन आफ्टर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी नॉट के बाद क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अच्छा, विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड हेंस स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज, एंड जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, क्लियर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड हेंस स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाता है, क्लियर। अच्छा, आफ्टर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद
नाउ ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, डज ईच फोटॉन इजेक्ट ए फोटो इलेक्ट्रॉन, इफ नॉट वाई। क्या हर एक फोटॉन इजेक्ट कर पाता है फोटो इलेक्ट्रॉन को, इफ नॉट वाई। क्लियर। सो ऐसे आप आंसर लिखेंगे, आंसर इसका क्लियर, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास है लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्लियर, देयर विल बी नो इमेशन, देयर विल बी no emission, there will be no photoelectric emission, there will be no photoelectric emission, clear। so ऐसे आप लिखोगे, when frequency of incident photon is less than threshold frequency there will be no emission of photoelectrons, यानी कि क्या हर एक फोटॉन इजेक्ट कर पाता है फोटो इलेक्ट्रॉन को, इफ नॉट वाई, यानी कि नो आप लिखोगे यहाँ पे नो। आपको बोल रहा है अब आंसर वाई, सो आप बोलोगे अगर हमारी फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, सो उस कंडीशन में हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन नहीं होता है, क्लियर। या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन देता है आपके बोर्ड में, पेपर्स चेक करिएगा, क्लियर। इज फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन पॉसिबल एट ऑल फ्रीक्वेंसीज, ऐसे भी क्वेश्चन देगा आपको, इज फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन पॉसिबल एट ऑल फ्रीक्वेंसीज, आप बोलोगे नो। अब आपको बोलेगा क्यों, आंसर है नो, क्योंकि इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन ओकर्स, क्लियर। सो ये आपका आंसर रहेगा। नाउ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमारे पास क्या होती है, देखिए अभी मैं बोल रहा था। सो हमने देखा जो फाई नॉट हमारे पास था वो था किसके बराबर, एच न्यू नॉट, और फाई नॉट हमारे पास किसके बराबर था, एच सी अपॉन लेमडा नॉट, एच सी अपॉन लेमडा नॉट। यहाँ से आप लेमडा नॉट निकाल सकते हो, एंड लेमडा नॉट ही हमारे पास क्या होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एंड इट इज़ दैट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अबोव विच देयर इज़ नो फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन, यानी कि इसके अबोव हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन नहीं करता है, यानी कि वेवलेंथ हमारी इसके बिलो ही होनी चाहिए, इसके बिलो ही हमारे पास वेवलेंथ होनी चाहिए, तब जाके हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन ओकर करेगा। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्लियर, लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए 5 लॉस हमारे पास हैं, अच्छे से देखेंगे आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एमसीक्यू में पूछा जा चुका है, हर एक एमसीक्यू में एंड 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला देखिए, फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देयरफॉर हमने देखा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, हमने देखा यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी थी, यहाँ से हमारी करंट थी, सो इनके बीच क्या रिलेशन आ रही थी, डायरेक्ट रिलेशन आ रही थी। ये है पहला हमारा क्या, ये है पहला लॉ हमारा, क्लियर, क्योंकि इस कंडीशन में हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो बढ़ रहे थे, वो आप याद रखेंगे, वो हमने ऑलरेडी पहले आपको लिखाया। नाउ दूसरा लॉ, सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली, क्लियर, for a given photosensitive material saturation current is directly almost हर एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा चुका है, एंड एक एक जो ला यहाँ पे है अलग अलग एक एक मार्क का आपसे पूछा गया है, क्लियर। सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सिमिलरली हमने देखा था, क्लियर, हमने देखा था ग्राफ, जब आपको याद होगा इंटेंसिटी के साथ हमारी सैचुरेशन करंट, क्लियर, ये वाला ग्राफ इंटेंसिटी के साथ हमारी सैचुरेशन करंट क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, क्लियर। ये वाला ग्राफ भी आप बनाओगे, क्लियर, अगर आपको बोलेगा तो आप ये ग्राफ भी बनाओगे, क्लियर, क्योंकि ग्राफ से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है अगर 2 मार्क का देगा, क्लियर। सो सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, यहाँ से हम इंटेंसिटी I1, यहाँ से स्मॉल I2, यहाँ से स्मॉल I3 बढ़ा रहे थे, I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, सो हो क्या रहा था, सैचुरेशन करंट बढ़ रही थी, अलबत्ता हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था वो कांस्टेंट रह रहा था, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये है सेकंड लॉ। अच्छा थर्ड क्या बोलता है यहाँ पे, थर्ड लॉ, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। दूसरा ग्राफ जो वहाँ पे हमने सीखा था, क्लियर, ये वाला ग्राफ, क्लियर, ये वाला ग्राफ जो हमने वहाँ पे सीखा था, ये क्लियर, ये वाला ग्राफ जो हमने सीखा था वहाँ पे, जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ता है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के साथ, क्योंकि ये न्यू 3 थी, ये न्यू 2, ये न्यू 1, तो जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा था, बट हमारा जो सैचुरेशन करंट का वैल्यू था वो कांस्टेंट रह रहा था, इनकी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ,
नंबर 4 क्या कहता है, फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटीरियल, फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटीरियल बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल ओकर, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम, यहाँ पे नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल ओकर, क्लियर, नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल ओकर अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल और इक्विवेलेंट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस लीनियरली। सो हमने देखा अगर फ्रीक्वेंसी होगी अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था वो बढ़ रहा था, या फिर हमारी काइनेटिक या फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो लीनियरली बढ़ रही थी, क्लियर। अच्छा, increases linearly with frequency of incident radiation but is independent of intensity, clear। so इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है। अच्छा, कितना टाइम लगता है, इट टेक्स 10⁻⁹ सेकंड्स टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस। सो आई होप ये लॉस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे बात करेंगे हम आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर आइंस्टीन्स इक्वेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड में 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आइंस्टीन ने क्या बोला, या फिर आपको बोलेंगे व्हाट इज आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, ऐसे आपको बोलते हैं एग्जाम में, व्हाट इज आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो ऐसे लिखोगे आप, इसने क्या बोला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इंट्रैक्शन ऑफ 2 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स का, एक फोटान दूसरा एक इलेक्ट्रॉन। फोटान कहाँ से आएगा, लाइट से आएगा, क्लियर। फोटान, ये देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन होगा मेटल सरफेस में, फोटान कहाँ से आएगा, फोटान लाइट से आएगा, क्लियर। सो ये बोलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंट्रैक्शन किसका, 2 पार्टिकल्स का, एक फोटान ऑफ लाइट दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल सरफेस, क्लियर। देन द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ये बोल रहा है कि मिनिमम एनर्जी जो आपको रिक्वायर होगी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने में, इसी को हम बोलते हैं क्या, वर्क फंक्शन, इसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, क्लियर। अच्छा, जो अब एनर्जी हम देते हैं, क्लियर, जो अब एनर्जी हम देते हैं ये 2 पार्ट्स में खर्च होती है यहाँ पे, किस में, एक हो गया हमारा वर्क फंक्शन, ऑलरेडी हमने पहले ही समझा था इसको, वर्क फंक्शन फाई नॉट, वर्क फंक्शन फाई नॉट, दूसरा हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बढ़ाने में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने में, क्लियर। द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज यूज्ड इन 2 पार्ट्स, वर्क फंक्शन फाई नॉट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर के आप बोलोगे या फिर के मैक्स आप बोलोगे यहाँ पे, क्लियर। सो अच्छा, देयरफॉर इक्वेशंस लिखते हैं आइंस्टीन की। सो एनर्जी हमारे पास होती है किसके बराबर, वर्क फंक्शन के बराबर, वर्क फंक्शन, क्योंकि एनर्जी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, वर्क फंक्शन या फिर 2 पार्ट्स में खर्च हो रही है, एंड के मैक्स या फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्स में। और आई कैन राइट जो मेरे पास एनर्जी होती है इट इज़ एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन कितना, फाई नॉट, प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्स, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्स। सो ये इक्वेशन हमारे पास बनती है, क्लियर। ये इक्वेशन हो गई आपकी बेसिक इक्वेशन, क्लियर, ये इक्वेशन हो गई आपकी बेसिक इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्लियर, इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्लियर, इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखेंगे। अच्छा, और क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ, क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ, क्लियर। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लाएंगे, थ्रेशोल्ड कंडीशन, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट, क्लियर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को याद कीजिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे मेरा जो फाई नॉट था किसके बराबर, एच वी नॉट के बराबर। मैं लिख सकता हूँ इसको किसके बराबर, एच वी नॉट नहीं, एच न्यू नॉट के बराबर, क्लियर, एच न्यू नॉट क्या है यहाँ पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ ई वी नॉट को, ये भी हमने पढ़ा, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट यहाँ पे, ये बनी हमारी दूसरी इक्वेशन, क्लियर, ये बनी हमारी दूसरी इक्वेशन। अच्छा, न्यू नॉट क्या है यहाँ पे, न्यू नॉट आप लिखोगे ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड वी नॉट क्या है यहाँ पे, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अच्छा, साइड से लिखिएगा, इस इक्वेशन को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, यहाँ से ई वी नॉट को निकालिए, ई वी नॉट को निकालिए इस इक्वेशन में। आई कैन राइट जो ई वी नॉट होगा वो होगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, क्लियर। और अगर मैं यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को निकालूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ फिर एच न्यू अपॉन ई, क्लियर, माइनस यहाँ पे एच
न्यू नॉट अपॉन ई, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ। ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, क्लियर। ये इक्वेशन भी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, क्लियर। ये इक्वेशन भी डायरेक्ट काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट किसके बराबर, फाई के बराबर। ये आपको ऐसे भी इक्वेशन दी जाएगी। इन इक्वेशन का आप ध्यान रखेंगे जब भी आपको बोलेंगे राइट द इक्वेशंस ऑफ आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सो इन इक्वेशंस को आप लिखेंगे, क्लियर, इन इक्वेशंस को आप लिखेंगे। और चलिए यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी मैक्स को निकालें, अब काइनेटिक एनर्जी मैक्स को निकालें, अब चलिए इसकी बात भी करेंगे हम। यहाँ से निकालिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये भी पूछा गया है काफ़ी एग्जाम्स में डायरेक्ट। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की इक्वेशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, सो के मैक्स किसके बराबर होगा, ये तो हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाला, ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ से। अब आपको बोलेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स किसके बराबर होगा, एच न्यू माइनस फाई नॉट, एच न्यू माइनस फाई नॉट, क्लियर। ये इक्वेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है। एवरी इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट हियर, क्लियर, एवरी इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट हियर। और इसको आप ऐसे भी मॉडिफाई करके लिख सकते हो, दिस इज एच न्यू, और जो हमारे पास फाई नॉट होता है इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके बराबर बनेगा, एच न्यू नॉट के बराबर, और एच दोनों में कॉमन निकालिए। ये इक्वेशन आपसे ऐसी भी पूछी जा सकती है। सो बेसिकली ये है काइनेटिक मैक्स मेरे पास, क्लियर। सो इन इक्वेशन का आप ध्यान रखिएगा, इन इक्वेशंस का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। सो सिमिलरली वर्क फंक्शन के लिए आप निकाल सकते हो, वर्क फंक्शन के लिए इक्वेशन। सो फाई नॉट हमारा किसके बराबर निकलेगा, फाई नॉट हमारा एच न्यू माइनस के मैक्स निकलेगा, बिल्कुल। सो अलग अलग इक्वेशन हमने निकाली, क्लियर। दिस इज वर्क फंक्शन, अलग अलग से देखिए, दिस इज वर्क फंक्शन। अगर आपसे वर्क फंक्शन पूछे इतना देना, अगर आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछे, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए ये इक्वेशन लिखना एज पर आइंस्टीन। अगर आपको पूछे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एज पर आइंस्टीन, तो ये इक्वेशन आप लिखना, इन दोनों में से एक, एंड दिस इज द जनरल इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। नाउ इफेक्ट की बात करेंगे यहाँ पे हम, फैक्टर्स इफेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी पे कौन कौन सा इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, क्लियर। सो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हमने देखी, के मैक्स हमारे पास किसके बराबर, एच न्यू माइनस फाई नॉट, क्लियर। या फिर दूसरी इक्वेशन हमने देखी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, क्लियर, एच न्यू माइनस एच नॉट। या फिर अगर आप ऊपर, अच्छा चलिए दोनों में से एक को लीजिए, आपकी मर्जी। पहला यहाँ पे इंटेंसिटी, फैक्टर्स इफेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी, देखिए फैक्टर्स इफेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी, पहली इंटेंसिटी, यहाँ पे पहली इंटेंसिटी, देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन फ्रीक्वेंसी, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास इन्वॉल्व है, एंड साथ ही में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी, एंड साथ ही में इंटेंसिटी की बात करें। देखिए विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज बट काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जितनी इंटेंसिटी बढ़ेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, क्लियर। देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्लियर। अगर फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी है लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सो होता क्या है, यहाँ पे इक्वेशन से भी आप देख सकते हो। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी है लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्लियर, लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्लियर। सो इक्वेशन में ही देखिए, इक्वेशन में पुट करके देखिए आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आएगी, काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी, यानी कि ये है कम, ये है ज़्यादा। सो आपकी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस, आपकी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव निकल के आएगी। सो ये फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी नेगेटिव विच हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। सो इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है किसकी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्लियर। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्लियर, क्योंकि तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव बनती है विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्लियर। इसीलिए फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा फ्रीक्वेंसी, इफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यही इक्वेशन, क्लियर। इफ फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इसका मतलब क्या हुआ, द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, क्लियर, इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पास न्यू है ग्रेटर देन न्यू नॉट, सो होगा क्या, जो पहली वाली टर्म है ये ज़्यादा होगी। अगर ये ज़्यादा होगी इसका मतलब अगर न्यू ज़्यादा
काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। सो दीज आर सम ऑफ दी फैक्टर्स इफेक्टिंग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ दी फैक्टर्स इफेक्टिंग फ्रीक्वेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसी के रिलेटेड, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी डबल होती है ना, यहाँ पे हमने देखा अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, क्लियर, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, क्लियर, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी डबल होती है ना, अगर ये 2 टाइम्स न्यू बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम मोर देन डबल, ये डबल से ज़्यादा हो जाते हैं, क्लियर, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये डबल से ज़्यादा होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट नोट आप ये लगाएंगे यहाँ पे, क्लियर, नेक्स्ट नोट क्या आप लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। हमने इक्वेशन देखी, जो हमारे पास एच न्यू है, बेसिक इक्वेशन आइंस्टीन की, क्लियर, जो हमारे पास एच न्यू है, क्लियर, एच न्यू इज इक्वल टू, क्लियर, एच न्यू इज इक्वल टू फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू इज इक्वल टू फाइव नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, या फिर फाइव बोलिए, फाइव नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, कौन सी, मैक्सिमम, या फिर काइनेटिक एनर्जी ही बोलिए आप। अब देखिए, अगर यहाँ से भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाते हैं, आपको बोलेंगे अगर एनर्जी मतलब E इज इक्वल टू एच न्यू, अगर एच न्यू है ग्रेटर देन 5, क्लियर, ग्रेटर देन 5, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, इलेक्ट्रॉन, या फिर फाइव नॉट बोलिए। सो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिट होगा, क्योंकि एच न्यू क्या है, एनर्जी, अगर एनर्जी ज़्यादा होगी फाइव नॉट से, इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड। अगर एच न्यू है, वही जो पहले हमने बात की थी, क्लियर, वर्क फंक्शन की, अगर एनर्जी है इक्वल टू वर्क फंक्शन फाइव नॉट, होगा क्या, इलेक्ट्रॉन, ऐसे आपसे पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉन इज ऑन द पॉइंट ऑफ इमिशन, या फिर ऑन द वर्ज ऑफ इमिशन, ऑन द वर्ज ऑफ इमिशन, ऑन द वर्ज ऑफ इमिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। अगर अब एच न्यू हमारा क्या हुआ, लेस देन फाइव नॉट, यानी कि वर्क फंक्शन से कम, इलेक्ट्रॉन इज नॉट इमिटेड, इलेक्ट्रॉन इज नॉट इमिटेड, ऐसे भी आपको एग्जाम में देख सकता है, इलेक्ट्रॉन इज नॉट इमिटेड, या फिर आप बोलोगे नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, वेरी बेसिक, काफ़ी इजी। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, क्लियर, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड आपको याद होगा जो प्लैंक्स थ्योरी बेसिकली आई थी, वो कब आई थी, 900 में, एंड उसी ने क्वांटम वगैरह के रिलेटेड पहले बात की थी, या फिर प्लैंक्स जो हमारे पास इक्वेशन है प्लैंक की, इसी ने बोला था एनर्जी हमारे पास होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, एंड H जो हमारे पास होता है इट इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, H जो हमारे पास होता है दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, H जो हमारे पास होता है इट इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट। इसी को हम यहाँ पे निकालते हैं, क्लियर, इसी को हम यहाँ पे निकालते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मे भी आपसे पूछा जाए। देखिए हमने देखा जो हमारे पास एच न्यू है, ये किसके बराबर है, फाइव नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्लियर, फाइव नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। और अगर मैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालूँ, काइनेटिक एनर्जी क्या निकलेगी, एच न्यू माइनस फाइव नॉट, क्लियर, एच न्यू माइनस फाइव नॉट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ध्यान रखेंगे आप इसका, क्लियर, काफ़ी ध्यान रखेंगे आप इसका। अच्छा, अगर हम अच्छा चलिए पहले इसको और लिखते हैं, और आई कैन से जो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास होती थी वो होती थी ई वी नॉट, क्लियर, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, या फिर काइनेटिक एनर्जी बोलिए ई वी नॉट के बराबर, ये थी, ये है किसके बराबर, एच न्यू माइनस फाइव नॉट के बराबर, एच न्यू माइनस फाइव नॉट, वही इक्वेशन है, उन्हीं को बस आपको इधर इधर घुमाना है। और अगर आप यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट निकालोगे, ये किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा एच न्यू अपॉन ई, क्लियर, माइनस यहाँ पे फाइव नॉट अपॉन ई, क्लियर, वी नॉट, क्लियर, अभी भी हमने निकाला, क्लियर, इसी के बराबर बनेगा, ये इक्वेशन ऑलरेडी हमने देखी, क्लियर। ये हमारे पास बनी इक्वेशन किसकी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की, ये हमारे पास इक्वेशन बनी स्टॉपिंग पोटेंशियल की, क्लियर। नाउ देखिए अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा गौर से देखें, लेट इसको मैं मानूंगा दिस इज वाई, क्लियर, ये मेरे पास क्या है वाई, क्लियर, ये मेरे पास है वाई। अच्छा, साथ ही में एच बाई ई को आप अलग करिए, आप लिख सकते हैं एच बाई ई इंटू न्यू, क्लियर, एच बाई ई इंटू न्यू, एच बाई ई को मैं बोलूँगा यहाँ पे क्या, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास एम इंटू एक्स प्लस फाइव नॉट ई को मैं बोलूँगा यहाँ पे सी। सो ये मेरे पास इक्वेशन बन रही है एक स्ट्रेट लाइन की,
सो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वायर मेरे पास y किसके बराबर है, v नॉट के बराबर, m किसके बराबर है, स्लोप h e के बराबर, क्लियर, h e के बराबर, x किसके बराबर, न्यू के बराबर, एंड c क्या है, इंटरसेप्ट, c किसके बराबर है, फाई नॉट e के बराबर, फाई नॉट e के बराबर। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। सो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे, देयरफॉर जो c मेरा है इंटरसेप्ट इट इज़ माइनस टाइम्स फाई नॉट e, यानी कि नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा। अच्छा, स्लोप पे देखिए हमारा स्लोप पे गौर करिए, स्लोप इक्वल टू m किसके बराबर, h बाई ई के बराबर, क्लियर, h बाई ई के बराबर मैं लूँगा, और h में लिख सकता हूँ किसके बराबर, m इंटू ई के बराबर, क्लियर, m इंटू ई, m क्या है, स्लोप, और आई कैन राइट जो मेरे पास m है इट इज़ स्लोप ऑफ v नॉट, क्लियर, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, क्लियर, जो h हमारे पास होता है इट इज स्लोप ऑफ v नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू फ्रीक्वेंसी ग्राफ इनटू e, क्लियर, इनटू यहाँ पे e। सो ग्राफिकली देखिए, ग्राफिकली समझाते हैं आपको। देयरफॉर हम देखेंगे वेरिएशन किसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल का, किसके साथ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ, एंड जो हमारा ग्राफ यहाँ पे बनता है वो कुछ यूँ बनता है, आपने देखा होगा, क्लियर, कुछ यूँ हमारा यहाँ पे ग्राफ बनता है, क्लियर, कुछ यूँ हमारा ग्राफ यहाँ पे बनता है, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो इंटरसेप्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, ये हमारा नेगेटिव इंटरसेप्ट बना, एंड ये किसके बराबर होगा, ये होगा फाई अपॉन ई के बराबर, फाई अपॉन ई के बराबर, एंड ये है इसका स्लोप यहाँ पे, ये है इसका स्लोप यहाँ पे, ये होगा इसका स्लोप थीटा स्लोप, देयरफॉर स्लोप ऑफ v नॉट इंटू न्यू, स्लोप ऑफ v नॉट इंटू न्यू ग्राफ इंटू e किसके बराबर होगा, हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर, क्लियर, इसको आप लिख सकते हो, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ये लिखिएगा। ये इक्वेशन ऑलरेडी हमने डिराइव की थी, लीजिए स्क्रीनशॉट, देन इतना, क्लियर, देन इतना। आगे बात करते हैं हम हर्ट्ज एंड लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, नए सिलेबस में भी इसको हर्ट्ज एंड लिनार्ड, सिंपल भाषा में हर्ट्ज ने क्या बोला, लिनार्ड ने क्या बोला। देखिए हर्ट्ज ने बोला अगर हमारे पास कोई मेटल है, क्लियर, कोई मेटल है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर, जब हमारे पास लाइट आती है, ही ऑब्जर्व दैट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस सम इलेक्ट्रॉन्स नियर द सरफेस एब्जॉर्ब enough energy from the incident radiation to overcome the attraction of the positive ions of the metal of the surface। अच्छा होगा क्या, यही जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इजेक्ट होंगे। सो ये किसने बोला, हर्ट्ज ने। देन लिनार्ड ने क्या बोला, इसने बोला ही ऑब्जर्व दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट हुए, क्लियर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट हुए इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी की जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ये किसने ऑब्जर्व किया, ये लिनार्ड ने ऑब्जर्व किया। सो हर्ट्ज एंड लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। नाउ वी कम टू आवर लास्ट टॉपिक दैट इज वेव नेचर ऑफ लाइट वेव, मैटर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैटर वेव, इनको यहाँ पे हम देखेंगे, क्लियर। एंड उसके बाद यहीं पे हमारा वीडियो जो है वो एंड होगा, लेक्चर एंड होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे इस चैप्टर के रिलेटेड, आई थिंक 10 to 15 के अराउंड न्यूमेरिकल्स होंगे जो लास्ट 10 to 12 ईयर्स में आए हैं, एक ही वीडियो में आपको कराऊंगा इस पूरे चैप्टर के। नाउ वेव नेचर ऑफ लाइट, अभी तक हमने बात की क्या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने देखा। नाउ वेव नेचर ऑफ लाइट की हम बात करते हैं। सो इसका जो श्रेय जाता है ये किनको जाता है, डी ब्रॉगली को, क्लियर। डी ब्रॉगली एट्रीब्यूटेड अ वेव लाइक कैरेक्टर टू मैटर, क्लियर, ये क्लियर डी ब्रॉगली ने बोला, क्लियर, यानी कि वेव मैटर को इसी ने बेसिकली एक्सप्लेन किया। द वेव्स एसोसिएटेड विद द मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स और डी ब्रॉगली वेव्स। देयरफॉर जो वेव्स एसोसिएट होती है किसके साथ, मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स या फिर मैटर के साथ, उन्हीं को हम बोलते हैं मैटर वेव्स या फिर डी ब्रॉगली वेव्स। नाउ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है, डायरेक्ट आपके बोर्ड में पूछा जाता है, 2 पॉइंट्स आप लिखेंगे। इसने क्या बोला, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, क्लियर, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स मूविंग कंपेरेबल विद द स्पीड ऑफ लाइट इज रिलेटेड बाय मास एंड एनर्जी रिलेशनशिप। इसने बोला E इज इक्वल टू mc² से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि इस यूनिवर्स में मूव करता है कंपेरेबल विथ स्पीड ऑफ लाइट, इस रिलेशन से शो कर सकते हैं। साथ ही में बोला इसने नेचर लव सिमेट्री, क्लियर, नेचर लव सिमेट्री एज बोथ मैटर एंड रेडिएशन फॉलो
ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अच्छा, इसने बोला मैटर एंड रेडिएशन दोनों फॉलो करते हैं ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर या फिर एनर्जी इक्वेशन को, मास एनर्जी इक्वेशन को। देयरफॉर जो हमारा मैटर है दैट पोजेसेस ड्यूअल नेचर। क्लियर, हमारा जो मैटर है वो पोजेस करेगा क्या, ड्यूअल नेचर, क्योंकि रेडिएशन ऑलरेडी हमारा क्या पोजेस कर रहा है, ड्यूअल नेचर। क्लियर। नेक्स्ट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्लियर, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जिसकी डेरिवेशन आपको करनी है, सिंपल डेरिवेशन। देन ये भी आपसे डेरिवेशन में भी कभी कभार पूछा जाता है। सो द वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल्स इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अच्छा, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से, एनर्जी इक्वेशन से ही। क्लियर, इसको मैं इक्वेशन 1 बोलूँगा। देन ई इज इक्वल टू एच न्यू प्लैंक की इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 2 बोलूँगा। क्लियर। अच्छा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आई कैन राइट, दोनों इक्वेशन इसको इक्वेट करते हैं। क्लियर, आई कैन राइट जो मेरे पास एच न्यू होगा दिस विल बी इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्लियर, दिस विल बी इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस विल बी इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और एच इंटू लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे सी अपॉन लैम्बडा। क्लियर, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्लियर, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और अगर मैं इस इक्वेशन से लैम्बडा निकालूँ, लैम्बडा को इधर ले जाइए। क्लियर, सो देखिए सी और सी में से एक सी गया, ये बनेगा एच, एम नीचे आएगा एंड साथ ही में हमारा एक सी नीचे आएगा। सो लैम्बडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम सी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम सी। क्लियर। नाउ देखिए ऐसे लिखेंगे आप, इफ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v। अब अगर पार्टिकल स्पीड v से मूव कर रहा है, सो आई कैन राइट जो हमारा लैम्बडा होगा दिस विल बी इक्वल टू एच एम वी। सो ये हमारे पास है बेसिकली डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्लियर, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और वी नो दैट एम वी हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम। आई कैन राइट लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी। क्लियर, आई कैन राइट लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, कोई भी इक्वेशन यहाँ से आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वी नो दैट जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच रिलेशन है, क्लास 11th में काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर अपॉन 2m। और अगर आप यहाँ से p निकालते, आपको याद आ रहा होगा इट इज़ अंडर रूट 2m के। क्लियर, इट इज़ अंडर रूट 2m के। इसको यहाँ पे पुट करिए इस इक्वेशन में, आपके पास नई इक्वेशन निकल के आएगी। सो यहाँ पे लिखोगे आप इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लैम्बडा किसके बराबर होता है, यू राइट लैम्बडा इज इक्वल टू एच ऊपर एच नीचे डिवाइड बाय अंडर रूट 2m के क्या है, काइनेटिक एनर्जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। और किसी बुक में लिखा होगा एच अपॉन में अंडर रूट 2me, दिस इज 2me, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। चाहे आप काइनेटिक एनर्जी को के से रिप्रेजेंट करो या फिर आप ई से रिप्रेजेंट करो। क्लियर, या फिर आप इसको ई से रिप्रेजेंट करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अच्छा, नाउ इसी को हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल भी, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिखते हैं। सो वी नो दैट जो हमारे पास U होती है एनर्जी या फिर वर्क डन, वो किसके बराबर होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। क्लियर, चार्ज इंटू पोटेंशियल। देयरफॉर कन्वर्ट करिए आई कैन राइट जो लैम्बडा होगा वो होगा एच अपॉन अंडर रूट 2m के की जगह आई कैन राइट क्यू वी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। सो ये भी पूछी जाती है कभी कभार, सभी इक्वेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो भी यहाँ पे मैं डिराइव करा रहा हूँ। और आई कैन राइट जो लैम्बडा होगा हमारा दिस विल बी इक्वल टू एच अपॉन 2m, अगर इलेक्ट्रॉन की चार्ज E है। अच्छा, इंटू में V यहाँ पे। क्लियर, इंटू में V यहाँ पे। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और आई कैन राइट इट एज यहाँ पे अगर आप h का वैल्यू दोगे, क्लियर h का वैल्यू दोगे, क्लियर h का वैल्यू दोगे, m का वैल्यू दोगे एंड E का वैल्यू दोगे, आपके पास लैम्बडा किसके बराबर आता है 12.3 अंडर रूट v, किसमें, एंगस्ट्रॉम इसमें। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। लैम्बडा किसके बराबर 12.3 अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। अच्छा, h का याद रखिएगा, ऑलरेडी हमने पहले ही देखा 6.6 इंटू 10 to the power -34। क्लियर। अच्छा, देन m मैथ यहाँ पे 9.1 इंटू 10 to the power -31 ऑलरेडी हमने देखा है। चार्ज 1.6 इंटू 10 to the power -19 कॉलम, ये चीज़ें ऑलरेडी हमने देखी हैं। सो बेसिकली आपको इक्वेशंस का ध्यान रखना है। क्लियर, इक्वेशंस का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये तो होगी 3 इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी,
इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नाउ बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी कभी कभार पूछा जाता है। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर देखिए हमने देखा यार, क्या हमने देखा क्लियर, हमने क्या देखा, हमने देखा जो हमारे पास क्लियर, जो हमारे पास लेमड़ा है ये किसके बराबर है, एच अपॉन क्लियर, एच अपॉन अंडर रूट 2m k क्लियर, इसके बराबर हमने देखा क्लियर, एच अपॉन अंडर रूट 2m k क्लियर, एच अपॉन या फिर छोड़िए इसको, हमने देखा एच बाई पी के बराबर, एच बाई पी के बराबर, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। सो हमने देखा अभी जो हमारे पास पी है क्लियर, पी है इट इज़ अंडर रूट 2m k क्लियर, इट इज़ अंडर रूट 2m k। और जो काइनेटिक एनर्जी है कहाँ पे, गैस थ्योरी में अगर आपको याद होगा इट इज़ 3/2 kBT, kB बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्लियर, बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्लियर, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। देयरफॉर मैं इस इक्वेशन में लिख सकता हूँ पी को किसके बराबर, अंडर रूट 2m k की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं लिखूंगा 3/2 kBT। याद करिए काइनेटिक थ्योरी आप गैसेस को क्लियर, याद करिए। सो यहाँ से होगा क्या, 2 और 2 यहाँ पे गया, बचा क्या यहाँ पे, अंडर रूट 3m kBT। सो ये बचा किसका वैल्यू, मोमेंटम का वैल्यू। इसको पुट करिए, इस इक्वेशन को नाम दीजिए इक्वेशन 1, इसमें पुट करिए। सो लैम्डा हमारे पास आएगा h अपॉन पी किसके बराबर, अंडर रूट 3m kBT। दिस इज दी लैम्डा की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर, दिस इज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। सो ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हो गई ये इक्वेशन, नोट डाउन करिए, दिस इज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। क्लियर हो गई ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ये एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, ये एनर्जी इन टर्म्स ऑफ, ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये जनरल इक्वेशन। सो 3 फॉर्म्स में हमने देखा लैम्डा को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल्स आप देखोगे आपके बोर्ड में भर के न्यूमेरिकल्स आए हैं क्लियर, भर के न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये भी आपके बोर्ड में पूछा जाता है एक मार्क का। डिफ्रेंशिएट लाइट वेव एंड मैटर वेव। जो लाइट वेव्स होती हैं, द वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव इन वैक्यूम इज कांस्टेंट क्लियर, वी नो दैट जो लाइट वेव्स हमारे पास होती हैं उनमें जो वेलोसिटी होती है लाइट वेव की हमारे वैक्यूम में इट इज़ कांस्टेंट। इसको हम सी से डिनोट करते हैं, इट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था क्लियर। अच्छा मैटर वेव, द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव इन वैक्यूम डिपेंड्स किसके ऊपर, लैम्डा पे डिपेंड करती है। लैम्डा यानी कि लैम्डा या फिर वेव लेंथ ऑफ मैटर वेव, अभी हमने लैम्डा की इक्वेशंस देखी क्लियर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लियर, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव को डिफरेंशिएट करिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एसोसिएटेड विद देम, देखा हमने क्लियर। इट कैन ट्रैवल इजीली थ्रू वैक्यूम। एग्जाम्पल्स रेडियो वेव, यूवी रेज, लाइट वेव्स, मैटर वेव, नो सिग्निफिकेंट फील्ड इज एसोसिएटेड क्लियर। अच्छा इट पोजेसेस डिफिकल्टी इन प्रोपेगेटिंग थ्रू वैक्यूम। एग्जाम्पल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम किसकी, मैटर वेव की, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट जो है ये डिलीट हो चुका है ऑलरेडी, बट ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, मे भी आपसे पूछा जाए डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट था, एंड ये किसको वेरीफाई करता था, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपने अपने नोट्स यहाँ पे मेंटेन किए होंगे, एंड आपका रिवीजन बेसिकली, क्योंकि यह है रिवीजन टाइम, आपका रिवीजन अच्छे से हुआ होगा क्लियर। पूरे सिलेबस को मैंने कराया, एंड नेक्स्ट हम लाएंगे इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, देन हम देखेंगे एटॉमिक एंड न्यूक्लियर को, वो मे बी 2 वीडियोज़ में फिनिश हो जाए, फिर उसके न्यूमेरिकल्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी वो 1 या 2 वीडियोज़ में फिनिश हो जाए। उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आए हैं बोर्ड में, सिंपल थ्योरी पूछी जाती है उसमें, एंड देन हम आएंगे ऑप्टिक्स पे। थैंक यू ऑल।